नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज आप सबके लिए हम लेकर आए कुछ महत्वपूर्ण सामान्य क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन यानी जनरल नॉलेज। जितने भी हम पेपर देते हैं, कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी कंपटीशन हो या कोई भी पेपर हो, सभी पेपर में आजकल सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इतिहास, भूगोल सभी जगह से पूछे जाते हैं। चाहे कोई भी पेपर देने, एग्रीकल्चर से या कोई भी किसी भी ग्रुप से अगर हम पेपर देने जाते हैं तो जरूर ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज आप सबके लिए हम ये सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, जो भी स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करिए। और ये जरूर आप सबको बता दीजिए कीजिए कि आप सबको लेक्चर कैसा लग रहा है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? क्या हो जाएगा? भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? तो सबसे प्राचीन पूछा जाता है, सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ या सबसे पुराना या सबसे पहला धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वेद है। कौन सा हो जाएगा? वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता, भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये ध्यान रखना, अगर पूछ लेगा धर्म ग्रंथ कौन सा है तो वेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेद हो जाएगा। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद हो जाएगा। अगर वहां पर पूछ लेता कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा, तो ऋग्वेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता, शतपथ ब्राह्मण में स्त्रियों को क्या कहा गया है? यानी शतपथ ब्राह्मण में स्त्रियों को क्या कहा गया है या क्या कहा गया है? तो अर्धांगिनी। क्या कहा जाता है? अर्धांगिनी मतलब आधा अंग। क्या होता है? आधा अंग। तो अर्धांगिनी कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्रियों को क्या कहा गया? अर्धांगिनी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भगवान बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। यानी भगवान बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित किस में वर्णित है? मतलब उसमें ये कहा गया कि भगवान बुद्ध की पुनर्जन्म मतलब दोबारा भी उनका जन्म होगा। तो पुनर्जन्म की कहानी कहाँ पर वर्णित है? जातक में। कहाँ पर? जातक में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता, अर्थशास्त्र के लेखक किससे कहा जाता? क्या? द ऑथर ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र के लेखक किससे कहा जाता? तो चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त। इनके कई नाम होते हैं जो कई बार पूछे जा सकते, कोई भी नाम दे सकता है। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन हो जाएंगे? चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त। अगर पूछा जाता अर्थशास्त्र के पिता, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो किसे बोला जाता? एडम स्मिथ को बोला जाता। किसे बोला जाता? एडम स्मिथ को बोला जाता। उन्होंने एक पुस्तक का नाम लिखा था जिस पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। क्या हो जाएगा? वेल्थ ऑफ नेशन। तो वेल्थ ऑफ नेशन और पुस्तक के लेखक कौन हो जाए? एडम्स स्मिथ हो जाएगी। ये ध्यान रखना, अगर यहाँ पर पूछ लेता अर्थशास्त्र के लेखक तो चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? यानी सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में हुआ था? तो यह ध्यान रखना, सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में? तो हाथी गुम्फा में। किस में हुआ था? हाथी गुम्फा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता, अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है इपिग्राफी। क्या कहा जाता है? इपिग्राफी कहा जाता है। यानी अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इपिग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? क्या हो जाएगा? सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ पर प्राप्त होता? एरण अभिलेख में। किस अभिलेख में? एरण अभिलेख में। और किसके शासनकाल में? भानुगुप्त। किसके शासनकाल में? भानुगुप्त के शासनकाल में प्राप्त होता। तो ये ध्यान रखना कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मतलब सबूत होता, तो पहला लिखित साक्ष्य कहाँ पर प्राप्त होता? एरण अभिलेख में। और किसके शासनकाल में? शासक भानुगुप्त के शासन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता, पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? हंट, यानी शिकार करना था। क्या उनके जीविका का मुख्य आधार मतलब वो अपने जीवन यापन के लिए क्या करते थे? मतलब जीवित रहने के लिए पूर्व पाषाण युग। क्या हो जाएगा? पूर्व पाषाण युग। तो पूर्व पाषाण युग के मानव के जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार करना था। क्या? हंट मतलब शिकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता, आग का आविष्कार हुआ, यानी आग का आविष्कार कब हुआ था? तो आग का हमारा इनका आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल। क्या हो जाए? पूरा पाषाण काल या
पूर्व पाषाण काल या इसे नवपाषाण काल भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सॉरी यहाँ ये ध्यान रखना, यहाँ पर आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में होता। अगर पहिए का आविष्कार पूछा जाएगा, क्या पहिए, तो पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। किसमें हुआ था पहिए का आविष्कार? नवपाषाण काल में हुआ था। अगर आग का पूछेगा पूरा पाषाण काल, पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था? नवपाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सर्वप्रथम मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? फर्स्ट टाइम ह्यूमन ने किस मेटल से या किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा। किसका प्रयोग किया था? तांबा प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मनुष्यों द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार। तो मनुष्य ने सबसे पहले कौन सा औजार बनाया था? कुल्हाड़ी। क्या बनाया था? कुल्हाड़ी बनाया था, जो किसके लिए? शिकार के लिए ये सब उपयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता, कृषि का आविष्कार किस युग में हुआ? कृषि का आविष्कार किस में हुआ था? तो नवपाषाण काल, न्यू स्टोन एज, मतलब नवपाषाण काल में होता। तो ये भी ध्यान रखना कि कृषि का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ था? कृषि का पहला एग्जाम्पल या उदाहरण कहाँ से प्राप्त होता? मेहरगढ़ से प्राप्त होता। कहाँ से प्राप्त होता? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता, भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की थी? भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1853 में किया था, सॉरी 1863 में। यह ध्यान रखना कि भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट 1863 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन था? मोहनजोदड़ो। कौन सा था? मोहनजोदड़ो। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ था, यानी सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या था? मृतकों का टीला। क्या है? सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या? मृतकों का टीला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारत में जीवाश्मों का प्रमाण कहाँ से मिला था? भारत में जीवाश्मों का प्रमाण कहाँ से मिला था, यानी साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता कि यहाँ जीवाश्म रहते थे? शिवालक की पहाड़ियों से। कहाँ से प्राप्त होता? शिवालक की पहाड़ियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारत में मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण कहाँ मिला था? ह्यूमन रिलेटिव, मतलब मनुष्य संबंधी पहला साक्ष्य कहाँ से मिला था कि मनुष्य यहाँ पर रहते थे भारत? तो सिंध नर्मदा घाटी। कहाँ से प्राप्त होता? नर्मदा घाटी। तो भारत में मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण कहाँ से मिला था? नर्मदा घाटी। अब आ जाता है सिंधु सभ्यता। क्या हो जाएगा? सिंधु सभ्यता। अब सिंधु सभ्यता बहुत ही महत्वपूर्ण, ये जितने भी हमने आप सबको क्वेश्चन बताए हैं, तो सब समझ लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं कंपटीशन में किसी भी पेपर में। तो हमने वही क्वेश्चन आप सबके लिए लेकर आए हैं, जिससे कम समय में हम सब ज़्यादा तैयारी कर सकें। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता से संबंधित है। सिंधु सभ्यता की खोज में प्रयोग किया गया रेडियो कार्बन 14, रेडियो कार्बन 14 का प्रयोग किया गया। ये ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता की खोज में प्रयोग किया गया था, रेडियो कार्बन 14 का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। किसने किया था? राय बहादुर दयाराम साहनी। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सिंधु सभ्यता या साधु सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? ये महत्वपूर्ण ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता या साधु सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। तो ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता या साधु सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ से खोजे गए? यानी जब भारत स्वतंत्र प्राप्त हो गया, तो यानी जब भारत स्वतंत्र हो गया था, उसके बाद हड़प्पा संस्कृति के सबसे अधिक स्थल कहाँ से खोजे गए थे? हड़प्पा संस्कृत के सबसे अधिक स्थल गुजरात से खोजे गए थे। कहाँ से? गुजरात से खोजे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कौन से थे? लोथल, शुद्ध कोतदा, तो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कौन से थे? लोथल, शुद्ध कोतदा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है,
सिंधु सभ्यता या साधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? ये ध्यान, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता या साधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। क्या था? मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार था। तो सिंधु सभ्यता या साधु सभ्यता से की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता, सिंधु सभ्यता की लिपि कौन थी या कैसी थी? सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी थी या कैसी थी? भाव चित्तात्मक थी। कैसी थी? भाव चित्तात्मक। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्तात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सिंधु सभ्यता की लिपि लिखी जाती थी दाईं से बाईं ओर। किधर लिखी जाती थी? दाईं से बाईं ओर। सिंधु सभ्यता की लिपि लिखी जाती थी, तो यह ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता की लिपि किधर से किधर लिखी जाती थी? तो दाईं से बाईं ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति। कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी, तो या सिंधु सभ्यता के लोगों की मुख्य फसल कौन सी थी? तो गेहूं और जौ, व्हीट एंड बार्ले। क्या था? सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी थी? तो गेहूं और जौ, व्हीट एंड बार्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय किस सभ्यता से है? इंडस सिविलाइजेशन। क्या हो जाए? इंडोस सिविलाइजेशन किससे था? तो मेसोपोटामिया के अभिलेखों। क्या हो जाए? मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय क्या हो जाए? इंडोनियन सिविलाइजेशन हो जाए। क्या हो? इंडो सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानकर पूजा करते थे? यानी सिंधु सभ्यता के लोग जो लोग थे वो धरती को क्या मानकर उनकी पूजा करते थे? उर्वरता की देवी। क्या मान के पूजा करते थे? उर्वरता की देवी मान के उनकी पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए कौन के लिए विशेष पूजनीय था? यानी सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था कुबड़ वाला साढ़। क्या था? कुबड़ वाला साढ़ था। तो ये ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था कुबड़ वाला साढ़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता, सिंधु सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे, किससे नहीं परिचित थे? तलवार। ये ध्यान रखना, किससे नहीं परिचित थे? तलवार से परिचित नहीं थे, यानी इनको तलवार का ज्ञान नहीं था या इनको तलवार के बारे में कोई जानकारी नहीं था। तो सिंधु सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे, तलवार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर बसा है? तो रावी नदी। किसके? रावी नदी के तट पर बसा हुआ। ये ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर बसा हुआ? रावी नदी के तट पर बसा हुआ। तो हमने आप सबके लिए 20 से 25 क्वेश्चन जो सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के लिए कराए हैं। कोई भी पेपर देने जाते हैं तो उसमें जरूर क्वेश्चन ये सब पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सबको हम बताए हैं। तो जितने भी स्टूडेंट है, जितने भी छात्र इस वीडियो के देख रहे हैं, तो आप जरूर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। और एग्रीकल्चर की हम कोशिश कर रहे हैं, जो भी हमारे सिलेबस में एग्रीकल्चर की जितने भी कोर्स हम पूरी कोशिश करेंगे उसको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराने के। उसको हमें नोट्स बनाना पड़ता है, तब उसको थोड़ा एक बार देख के फिर आप सबको उसको वीडियो हम उपलब्ध कराते हैं। तो हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। सभी स्टूडेंट से हमारा पुनः रिक्वेस्ट है कि जितने भी स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल को देखते हैं अपने दोस्तों तो जरूर शेयर करिए, उसको सब्सक्राइब भी करने के लिए करिए। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।